जी, 1 मिनट कर रही हूँ। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। जी मैम, ठीक है। इकोसिस्टम्स जो है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोसिस्टम्स के अंदर क्या है? एजी टैंसली जो है ये वर्ड दिए 1935 में। एजी टैंसली एक ब्रिटिश बोटानिस्ट है, इकोलॉजिस्ट थे, बोटानिस्ट भी थे और इकोलॉजिस्ट भी थे। जो है ये वर्ड इकोसिस्टम दिए, और इनके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी कम्युनिटीज के साथ जो है नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते, तो और इनका इंटर रिलेशनशिप रहता दोनों में। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स जो है जो जिस जगह पे रहते हैं और वहां पर उनके नीड्स फुलफिल करते हैं, तो उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे जो है बायोटिक कंपोनेंट्स है। आवाज आ रही? बायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते। हम्म। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या है? इंटरडिपेंडेंस रहता। किस चीज के लिए? स्पेस, रिप्रोडक्शन और शेल्टर के लिए इंटरडिपेंडेंस रहता। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेवल जो रहता ना, फूड चेन के अंदर फर्स्ट लेवल जो है वो क्या है? प्लांट्स और एल्गे का है। ये लोग प्रोड्यूसर्स कहलाते। क्या कहलाते? ये लोग प्रोड्यूसर्स कहलाते। और सेकेंड लेवल क्या है? हर्बीवोर्स का रहता। इसके अंदर एनिमल्स आ जाते जो प्लांट्स को खाते, तो इनको हर्बीवोर्स बोलते। ठीक है, और थर्ड लेवल कौन सा रहता? कार्निवोर्स का रहता। ये कार्निवोर्स क्या करते? हर्बीवोर्स को और प्रोड्यूसर्स दोनों को खाते, इस वजह से इनको कार्निवोर्स या कंज्यूमर्स भी बोलते। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में मालूम हो गया ना आप लोगों को? हर्बीवोर्स क्या खाते? प्लांट्स को खाते। ठीक है, इसलिए उन लोगों को हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्ब्स, हर्ब्स किसको बोलते हैं? हर्ब्स जो है प्लांट्स को ही बोलते हैं ना। हम्म। अब नेक्स्ट क्या है? हर डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। हम्म। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल रहता, प्लांट है, कोई झाड़ है या कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो उसको क्या करते हैं? ये लोग डिकम्पोज करते, सड़ा देते। ठीक है, सड़ा देके उसके अंदर से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, और एनिमल्स के अंदर जितना भी हासिल कर सकते फूड के तौर पे वो हासिल कर देते हैं। उसके बाद में वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? फिर बाकी का जो है जमीन के अंदर वो मिक्सअप हो जाता। जो डिकम्पोज्ड मटेरियल रहता वो जमीन के अंदर फिर डिकम्पोज वो हो जाता। ठीक है, और ये साइकिल गोज ऑन होते रहती। ठीक है, तो ये है डिकम्पोजर्स। इसके बाद में देखिए, इकोसिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, कैसा चेंजेस होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इकोसिस्टम के अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते, क्योंकि अब इंसान है, इंसान को जो है सो अपने जरूरियात के लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज है वो लगाते वगैरह, तो उस वजह से बहुत सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, तो मेन फैक्टर कौन है इकोसिस्टम में डिफरेंस लाने के लिए? ह्यूमन बींग्स। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? बायोस्फीयर क्या है? अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है,
हम्म अब देखेंगे अपने पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। एक तो आप लोगों को ये तो मालूम हो गया कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या है, ये तो मालूम हो गया। अब देखेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम्स कौन कौन से हैं। इकोसिस्टम्स एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता, ठीक है। और नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर डिवाइड होके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता। टेरेस्ट्रियल किसको बोलते हैं? जो जमीन पे है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। एक्वाटिक किसको बोलते हैं? जो पानी में है उसको एक्वाटिक बोलते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है फर्दर डिवाइड होके होके ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनता और फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनता, डेजर्ट इकोसिस्टम बनता, ठीक है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम और मराइन इकोसिस्टम में डिवाइड हो जाता, ठीक है। फ्रेश वाटर हम्म फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन सा रहता? जो पानी अपन पीने के लायक रहता वो फ्रेश वाटर रहता। मैराइन कौन सा रहता? जहां पर खारा पानी रहता वो मैराइन रहता। जी। अब देखिए इंसान क्या है, एक कम्युनिटी में रहता। ये आइसोलेशन पसंद नहीं कर सकता। इंसान सोशल बीइंग है ना इंसान। एनवायरनमेंट में जो भी है उसको हासिल करते हुए वो जो है एक सोशल कम्युनिटी के तौर पे यहाँ पे रहता। अकेला नहीं रह सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो तमाम लिविंग बींग्स जितने भी हैं कम्युनिटी में रहते, वो लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते, ठीक है। ये क्या है, एनवायरनमेंट में रहता और एनवायरनमेंट से क्या क्या हासिल करता? एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हासिल करता। और इसके लिविंग कंडीशंस जहाँ पे जैसे है, जो मतलब उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर और जो जो भी उसके ज़रूरियात है उसके हिसाब से जब वो कंडीशन सूटेबल हुए तभी वो उस कंडीशन में रह सकता, ठीक है, उस हैबिटेट में रह सकता, ठीक है। और लिविंग कम्युनिटी जो है फिजिकल एनवायरनमेंट और living community together with physical environment forms an interacting system called as ecosystem. लिविंग कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरैक्टिंग सिस्टम बनाती, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। एक इंटरैक्टिंग सिस्टम बन रहा है ना इसमें। लिविंग थिंग्स क्या कर रहे? एबायोटिक कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर रहे अपने एनर्जी के लिए या फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, स्पेस के लिए इस्तेमाल कर रहे एबायोटिक कंपोनेंट्स को, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी जो है सो बायोटिक कंपोनेंट्स की उतनी ही जरूरत रहती। तो एक इंटरैक्टिंग सिस्टम है। अब जैसा कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, टीचर क्या करते? बोलते रहते, स्टूडेंट सुनते हैं और उसके बाद में सवालात अगर करे तो उसका जवाब देते। तो वो एक इंटरैक्टिंग सेशन रहता, ठीक है। उसी तरीके से एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों भी जो है सो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। एक लार्ज ग्रास लैंड और एक फॉरेस्ट या स्मॉल ट्रैक्ट है, एक छोटा सा फॉरेस्ट है, या एक जो है चकला है, लकड़ी का एक कुंदा बोलते हैं ना, लकड़ी का कुंदा। तो वो जो है वो, यानी तो एक पॉन्ड, ना तो एक कोना, पॉन्ड का एक कोना, या एक गांव, या एक्वेरियम, या नहीं तो एक स्पेस शिप, एक मैन्ड स्पेसशिप। ये सारे क्या है कि इकोसिस्टम है। लार्ज ग्रासलैंड में क्या हो रहा? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते ना लार्ज ग्रासलैंड्स में। एनिमल्स रहते, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी रहते, बर्ड्स रहते, प्लांट्स रहते, हर चीज रहता। तो ये भी एक इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। एक छोटा सा हिस्सा फॉरेस्ट का भी क्या है फॉरेस्ट में एक रोड है समझो, एक छोटी सी गली है या कोई रास्ता है, एक ट्रैक है, तो वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी तरीके से एक चकला है, लॉग डंडा है, तो वो डंडा भी क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए इकोसिस्टम का काम करता। उसी तरीके से एक पॉन्ड है, छोटा सा कुआं है सोचिए, लेक है सोचिए, तो उसमें भी क्या है? बहुत सारे एक्सक्यूज मी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते और सरवाइव करते, अपने जरूरियात जो है उससे हासिल करते, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। एक पॉन्ड का कोना भी इकोसिस्टम है। एक एक्वेरियम भी जो है सो एक इकोसिस्टम है। कैसा? एक्वेरियम के अंदर फिशेस रहते, लिविंग थिंग्स,
ठीक है। और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स भी उसके अंदर रहते हैं। पानी जो उसके लिए जरूरी है फिशेस के लिए जिंदा रहने के लिए, वो क्या है, एबायोटिक फैक्टर है फिश के लिए। तो वो सब जो है इकोसिस्टम्स है, छोटे से बड़ा इकोसिस्टम है ये। अब ये सारे जो है इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स बताई मैं अभी। तो इकोसिस्टम को इस वजह से क्या बोलते हैं, एक फंक्शनल यूनिट। नेचर का क्या है, ये एक फंक्शनल यूनिट है। समझ में आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट देखेंगे मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम में क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर। जमीन पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मैंग्रोव्स है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता। ठीक है, डिराइविंग मिनरल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड टाइडल सॉल्ट वाटर्स। तो इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे, फ्रेश वाटर से भी मिल रहे हैं और सॉल्ट वाटर से भी मिल रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर रहते हैं, बैक वाटर्स में। फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के पास से जब नदी या कोई वाटर बॉडी अगर शुरू हो रही तो उसके बैक वाटर्स में और बिल्कुल लो एरियाज में रहता है। ये मैंग्रोव्स के जो रहते हैं ना, वो बिल्कुल लो एरियाज, किनारे किनारे की तरफ जो पानी रहता, जहाँ पे झाड़ियां रहते ना, यहाँ पे पिक्चर में है देखिए। ठीक है, तो ये पिक्चर में भी बता रहा ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। हम्म, तो अब कोरिंगा मैंग्रोव जो है साउथ काकीनाडा बे की तरफ है। कोरिंगा मैंग्रोव्स, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता। और ये 150 किलोमीटर साउथ, विशाखापट्टनम के साउथ में है ये कोरिंगा मैंग्रोव्स। ठीक है, कोरिंगा जो है कोरंगी रिवर की वजह से इसका नाम कोरिंगा दिया गया। कौन सी रिवर है वो, कोरिंगा रिवर, इसकी वजह से इसका नाम कोरिंगा मैंग्रोव्स दिया गया। ठीक है, और ये कोरिंगा मैंग्रोव्स को जो है सो फ्रेश वाटर कोरंगी रिवर से मिलता, गदेरू रिवर से मिलता, और गौतमी रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज है ना, जो छोटे छोटे नदियां रहते ना, उससे भी फ्रेश वाटर मिलता, गोदावरी से मिलता, और खारा पानी इसको काकीनाडा से मिलता, काकीनाडा बे। ठीक है, नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में देखिए। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स पूरे बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या है मालूम हो गया ना, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि प्लांट्स। कंज्यूमर्स कौन है, जो प्रोड्यूसर्स को खाते, प्लांट्स को खाते, वो कंज्यूमर्स है। डिकम्पोजर्स क्या है, कोई प्लांट और एनिमल कुछ मर गया, उसको गला सड़ा के क्या करते हैं ये लोग, अपने गजा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, बायोटिक कंपोनेंट क्या है बोले तो आप लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये है वो है, उसके साथ में अगर प्रोड्यूसर्स अगर दिया तो भी वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए प्रोड्यूसर्स में क्या आते हैं, मैंग्रोव्स आते हैं। मैंग्रोव्स के बारे में अभी पढ़े ना, आ, हाँ, कोरिंगा मैंग्रोव्स वगैरह, वो सारे क्या है, प्रोड्यूसर्स है। यहाँ कोरिंगा मैंग्रोव्स एक ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ जहाँ पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती, ज्यादा प्रोडक्शन होता। ठीक है, और स्पाइरोगाइरा क्या है, स्पाइरोगाइरा, ऑसिलेटेरिया और यूलोथ्रिक्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे जो है प्रोड्यूसर्स में आते हैं। इसी तरीके से कंज्यूमर्स कौन से है, श्रिम्प है, क्रैब है, हाइड्रा है। ठीक है, ये सारे प्रोटोजोन, स्नेल, टर्टल, डैफनिया, ट्यूब वर्म, ये सारे कंज्यूमर्स में आते हैं। कंज्यूमर्स क्यों, क्योंकि ये लोग खुद अपना खाना नहीं प्रोड्यूस करते, नहीं कर सकते, ये लोग प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को ये? हम्म, अब देखिए डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में क्या होता है, डेट्रिटस फीडिंग बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो जो है डेट्रिटस के ऊपर, डेट्रिटस को खाता, यानी कि गले सड़े मादे को खाता, डेट्रिटस फीडिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मराइन फ्रेश वाटर, एयर, टेम्परेचर,
सनलाइट, सॉइल, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। दो बार पढ़ लिया ना एबायोटिक और बायोटिक के बारे में, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। डेजर्ट्स जो है लैंड का हम्म, कुछ डाउट है क्या यहाँ पे? आमिन और नूरिन, कुछ डाउट है आपको यहाँ से? ठीक है। हम्म। अब देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम क्या करता, यहाँ पे डेजर्ट जो है दुनिया का लैंड का, जमीन का 17% जो है डेजर्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, कितने परसेंट? 17% जो है लैंड डेजर्ट्स ऑक्यूपाई करते। और डेजर्ट्स में रेनफॉल कितने होते, कितना होती? 23 मिलीमीटर्स पर ईयर। ठीक है। और यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते। डेजर्ट मतलब कैसा रहता? वहाँ पे ठंडा थोड़ी रहता, प्लांट्स थोड़ी रहते, हवाएं थोड़ी चलते, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, बहुत वेरिड रहता, टिपिकल टेम्परेचर रहता वहाँ का। और बहुत सारे एनिमल्स जो है वहां पे रहने के लिए कुछ कुछ एडेप्टेशंस ले लेते हैं, मतलब अपने आप को उस सराउंडिंग में सूटेबल बनाने के लिए बहुत सारे चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए दुनिया में 5 लाख से 5 लाख से 10 मिलियन मराइन स्पीशीज है। और इनकी डाइवर्सिटी कैसी है? हर 1000 पर स्क्वायर मीटर। और इंडो पैसिफिक ओशन और न्यू ओशन के स्पीशीज जो है हमेशा कंटिन्यूअसली डिस्कवर होते रहते हैं यहाँ पे, इंडो पैसिफिक ओशन में और न्यू ओशनिक स्पीशीज डिस्कवर होते रहते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जानवर दिखाए जा रहे हैं ना, डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स रहते, स्नेक्स रहते, वुल्फ है, कैमल है, कैक्टस का झाड़ दिखाया जा रहा है, और बाकी भी जो है डेजर्ट इकोसिस्टम के ही ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट देखिए प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स में क्या है, प्रोड्यूसर्स कौन रहते हैं आप लोगों को तो मालूम हो गया, आप तीसरी मर्तबा पढ़ रहे प्रोड्यूसर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स, पी फॉर प्लांट्स। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आते? श्रब्स, हर्ब्स आ जाते ना प्रोड्यूसर्स के अंदर। तो इन लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर या कंडीशन के हिसाब से, यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं अपने स्टेम्स को और जो है स्टेम्स को लीव सॉरी स्टेम्स और लीव्स को थॉर्न्स और स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेते। अब डेजर्ट एरियाज है, वहां पर जो है पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता तो इन लोग क्या करते हैं अपने स्टेम को थॉर्न के जैसा बना लेते और स्पाइन लीव्स को जो है स्पाइन के जैसा बना लेते ताकि कम पानी इस्तेमाल कर सके। ठीक है। तो ये किस में होता ये किस में होता? सक्कुलेंट प्लांट्स लाइक कैक्टस, कैक्टस के अंदर ये देखने में आता है। इसके लीव्स कैसे रहते? लीव्स तो नहीं रहता लेकिन स्टेम, स्टेम कैसा रहता? बल्जी रहता है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ रहता है, एलोवेरा। हाँ। और इसके वो कैसा हो जाता है? लीव स्पाइन्स के जैसे हो जाते, स्टेम उसका कैसा हो जाता? स्टेम तो बल्जी रहता और इसके लीव स्पाइन्स के जैसा बन जाते। ठीक है। और एक टाइप है कैक्टस का, ब्राह्मा जेमुडा। ठीक है। ये भी जो है सर डेजर्ट में पाया जाता। और कुछ लोअर प्लांट्स जैसे कि लाइकेंस है, जेरोफाइट्स है, मॉसेस है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये सारे भी जो है डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स का मतलब क्या है बोलिए? जो प्रोड्यूसर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने गज़ा के तौर पे, वो कंज्यूमर्स रहते हैं।
अब कंज्यूमर्स में बहुत सारे मैमल्स आ जाते हैं, पूरे एनिमल्स कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी डेजर्ट के एनिमल्स है, फॉरेस्ट के एनिमल्स है, सारे इसके अंदर आ जाते, कंज्यूमर्स में आ जाते, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सारे कंज्यूमर्स है। और नॉक्टर्नल रॉडेंट्स यानी कि रातों में फिरते हैं ना, जैसे कि बैट्स है, हाँ, तो वो सारे क्या है, कंज्यूमर्स है। कैमल को तो शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता, मालूम होगा। शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता, क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट में चल सकता है, ये एक ही ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो डेजर्ट में इस्तेमाल होता अच्छी तरीके से, तो इसीलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। और ये इस इन्हें क्या करता, पानी को कंजर्व करता अपनी बॉडी में, उसका हम्प रहता ना, बड़ा सा निकला हुआ पीठ के पास, उसको हम्प बोलते, तो उसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता, और कई कई दिन तक इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इन्हें क्या करता, छोटे छोटे शूट्स जो रहते, छोटे छोटे प्लांट्स के जो शूट्स रहते वो खाता, इसकी वजह वो है। और डेजर्ट में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या रहते, कार्निवोर्स रहते। डेजर्ट में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या रहते, कार्निवोर्स रहते। और डेजर्ट में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस बहुत रहते हैं इन लोगों के अंदर, इन लोगों का फिजिकल बॉडी जो है, मॉर्फोलॉजिकली ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को वो कंडीशन में सूटेबल करने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस ले लेते हैं। जैसा कि ऊंट है, ऊंट की बॉडी जो है जमीन से काफी ऊपर रहती, उसके पैर लंबे रहते और उसकी बॉडी ऊपर रहती, क्यों ऊपर रहती, क्योंकि वो जो डेजर्ट की हीट है, रेत की हीट है, उसके बॉडी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस वजह से ये क्या करते, इस ये एडॉप्टेशन है इन लोगों का, एक कैमल्स का एडॉप्टेशन है, वो टाइप की कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उन्हें वो एडॉप्टेशन ले ले रहा है अपनी बॉडी को, ठीक है। अगर उन्हें, अगर हीट से बहुत ज्यादा अगर वो हुआ, हीट अगर उसको ज्यादा लग रही, बॉडी अगर उसकी लेग्स अगर उसके छोटे रहे और उसकी बॉडी को अगर हीट ज्यादा लग रही, तो क्या होता, उन्हें जी सकता वो एनवायरमेंट में, नहीं जी सकता। इस वजह से वहां पे सरवाइव करने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ये लोग ले लेते, ठीक है। अब देखिए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक फंगी या बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स है, ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और फंगी क्या है, डिकम्पोजर्स है। इन लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते। देखिए, प्रोड्यूसर्स मतलब फ्लोरा, फ्लोरा मतलब तमाम किस्म के प्लांट्स इसमें आ जाते। मोस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्रेट डिग्री ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इसके अंदर जो बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, हर किस्म का जो है प्रोड्यूसर फ्लोरा के अंदर आ जाता है। और हर किस्म का एनिमल्स, छोटे हो या बड़े हो, सारे जो है फाउना के अंदर आ जाते, कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते। तो कंज्यूमर्स कौन कौन से है, कौन कौन से कंज्यूमर्स, एंट है, बीटल्स है, ग्रास हॉपर है। हम्म, देखिए कौन कौन से है कंज्यूमर्स, एंट है, बीटल्स है, ग्रास हॉपर्स है, बग्स है, एलिफेंट्स है, नीलगाई डीर है, मोल, स्क्वेरल्स, ये सारे कंज्यूमर्स है। और कार्निवर्स कौन है, मुंगूस है, स्नेक्स है। क्यों बोल रहे हैं इसको कार्निवर्स, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे जो एनिमल्स हैं, एंट्स, बीटल्स, ग्रास हॉपर्स, इसको खा रहे ये लोग। मुंगूस क्या करता, चूहों को खाता। स्नेक भी क्या है, स्नेक भी चूहों को खाता, दूसरे एनिमल्स को खाता। इसी वजह से इन लोगों को कार्निवोर्स बोल रहे हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, छोटे छोटे, हाँ, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। बर्ड्स क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, लिजर्ड्स भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, इस वजह से ये कार्निवोर है। फॉक्स, मंगूस, लायन, टाइगर, ये सारे जो है कंज्यूमर्स यानी कि फौना में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है, कैसा कैरेक्टराइज करते हैं इसको, ट्रीज के एजेस यानी कि झाड़ों की जो एज रहती है उसके हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के सॉइल के हिसाब से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कैटेगराइज करते, ठीक है। फॉरेस्ट से जो है सो बहुत सारे इकोनॉमिक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स अपने को हासिल होते हैं, जिस वजह से जो है कमर्शियली इंसान इस चीज से बेनिफिट लेते रहता।
ठीक है, फॉरेस्ट के जरिए, झाड़ों के जरिए बेनिफिट लेता रहता। डिकम्पोजर्स के बारे में हो गया ना, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब क्या है, द हर लिविंग वर्ल्ड को जो है एनर्जी फ्लो के ऊपर डिपेंड करना पड़ता। सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू इकोसिस्टम। अब क्या हो रहा, ये इसका मतलब क्या है, कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा। मतलब क्या है इसका, एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में रहता, उन्हें वहां से ग़िज़ा हासिल करता, फिर उसके बाद में उन्हें एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का ग़िज़ा बन जाता। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन चलता जा रहा, समझ में आ रहा। तो इससे क्या हो रहा, एनर्जी फ्लो भी चेंज होते रहती, फ्लो ऑफ एनर्जी एक्सक्यूज मी, तो फ्लो ऑफ एनर्जी भी चेंज होते रहती है इसमें। ठीक है, सबसे मेन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, और सन से जो है सोलार एनर्जी हासिल करते। किस फॉर्म में हासिल करते, लाइट रेस के फॉर्म में इसको हासिल करते। और अप्रोक्सीमेटली 57% सोलार एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर क्या करता, एब्जॉर्ब कर लेता, और बाकी की जितनी भी रहती वो पूरी स्कैटर हो जाती, स्पेस के अंदर बिखर जाती। ठीक है, 57% ऑफ सोलर एनर्जी क्या होती, एटमॉस्फेयर अपना दुनिया का जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता, और बाकी की सोलर एनर्जी जो बाकी रहती वो स्पेस के अंदर स्कैटर हो जाती। ठीक है, और 36% जो है वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल होती, सोलर एनर्जी, और जमीन को हीट अप करने के लिए, गर्म करने के लिए, और पानी को इवोपरेट करने के लिए 36% एनर्जी, सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती, और 8% लाइट एनर्जी जो है प्लांट्स तक पहुंचती, जिसमें से 2% ये लोग फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते। ठीक है, क्या हो रहा, 36% क्या हो रहा, एनर्जी किस लिए इस्तेमाल कर रहे ये लोग, हीटिंग ऑफ वाटर, लैंड एंड इवोपरेटिंग ऑफ वाटर, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी की जो लाइट एनर्जी है 8% कहाँ पर यूज हो रही, प्लांट्स इस्तेमाल कर ले रहे, उसमें से सिर्फ 2% ये लोग किस में इस्तेमाल करते, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते। फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स रहते, हर्बीवोर्स रहते, कार्निवोर्स रहते, ओमनीवोर्स रहते। ठीक है, एक फूड चेन के अंदर कौन कौन रहते, प्रोड्यूसर्स रहते, हर्बीवोर्स रहते, कार्निवोर्स रहते, और ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से हैं जो हर्ब्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। जो हर चीज खाते हैं ना, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। हम्म, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, at each transfer 80 to 90% of energy of potential energy is dissipated। तो 80 से 90% जो है एनर्जी गायब हो जाती, मतलब वेस्ट हो जाती। रेस्पिरेशन में जो 80 से 90% एनर्जी इस्तेमाल होती वो ज्यादातर डेसिपेट हो जाती। ठीक है, अब बोलिए, इकोसिस्टम जो वर्ड है वो कौन दिए थे, इकोसिस्टम जो वर्ड है वो कौन कॉइन करे थे, हु कॉइन, यस, एजी टैंसली। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जी, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंज्यूमर्स के एग्जांपल बताइए। कंज्यूमर्स के एग्जांपल, कंज्यूमर कौन सा है, हाँ, फ्लाइज, श्रिम्प्स, एंड्स, डैफनिया। इस लेसन में किसी को कुछ डाउट है क्या,
नेक्स्ट जो है एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री है ना सिलेबस में ये टॉपिक, वो है ये। एनिमल हस्बेंड्री का पूरा कंप्लीट जो है इसके अंदर कवर हो जाता है इंशाल्लाह। प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स के जरिए। तो क्या करते हैं अपन, प्लांट्स जैसा अपना खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से हम पूरा कंप्लीटली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते फूड के लिए, या दूसरे चीजों के लिए भी हम जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, जैसा कि फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे, जो है सो बहुत सारे काम ले सकते हैं। और जो है सो उनसे लेदर हासिल कर सकते हैं एनिमल्स के जरिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एनिमल्स को रेयर करते हैं। रेयर करना मतलब एनिमल्स को पालना, ठीक है। तो अब हस्बैंड का काम क्या रहता, बोलिए, एक जनरल टर्म बता रही हूँ मैं। क्या रहता है हस्बैंड्स का काम, बताइए, मैसेज करके बताइए, क्या करते हैं हस्बैंड्स। हम्म, अपने बीवी बच्चों को फूड प्रोवाइड करते, शेल्टर प्रोवाइड करते, प्रोटेक्शन देते, ठीक है। और ब्रीडिंग मेटिंग, इसमें हस्बैंड्स का ये काम रहता। तो उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री किसको बोल रहे हैं, जहां पर फार्मर्स क्या कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को ब्रीड करते, और उनको जो है सो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको घर रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड करते, खाना देते, उनकी प्रोटेक्शन करते बीमारियों से। बीमार अगर हो गए तो उनको डॉक्टर्स को बताते, और जो है सो उनसे उनको ब्रीडिंग करके उनसे और भी एनिमल्स हासिल करते, ठीक है। अब तो इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। समझ में आया। तो हम सिर्फ फूड के लिए ही इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे एनिमल्स के ऊपर, बल्कि एग्रीकल्चर में भी इसको इस्तेमाल कर रहे एनिमल्स को, जैसे कि काउज है वगैरह को क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फूड के तौर पे ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में भी इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल्स को, ठीक है। अब सिलेबस में जो है दोनों के बारे में पूछा, बफलो और काऊ का के बारे में पूछा, दोनों के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री अबाउट बफलो एंड काऊ। तो इस वजह से हम ये दो ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बाकी का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, काऊ और बफलो सिलेबस में गिवन है, इसलिए काऊ और बफलो के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्रीकल्चर के अलावा प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल्स भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने कंट्री का। इंडिया में जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के जरिए ही नहीं, बल्कि एनिमल्स के जरिए भी जो है सो फूड प्रोडक्शन हम हासिल कर सकते हैं, जैसे कि दूध है, अंडे हैं, मुर्गियों से अंडे हासिल करते हैं, मीट हासिल करते जानवरों से, ठीक है। ये फूड प्रोडक्शन में भी एनिमल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते। और यहाँ पर अपनी कंट्री में फार्मर्स क्या बिलीव करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री जो है एक पार्ट एंड पार्सल है, एग्रीकल्चर का पार्ट एंड पार्सल है। हम्म, कैटल रेयरिंग किसको बोलते हैं, जहां पर काउस और बफलोज, बुलक्स और गोट्स, शीप्स, पिग्स, हेन्स, ये सारों को जो है शेल्टर देके उन लोगों को न्यूट्रिशियस फूड देना, और इन लोगों को हाइजीनिक शेल्टर्स देना, रहने की जगह देना, हाइजीनिक शेल्टर देना, और जो है सो इनमें अगर कोई बीमारी अगर हो रही तो उसका ट्रीटमेंट के भी जो है अपन वो कोशिश करना। तो इस उस चीज को क्या बोलते हैं, कैटल रेयरिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो पहले के लोग क्या करते थे, एनिमल्स को ग्रेजिंग करने, घास खाने के लिए क्या करते थे, दूसरे दूसरे जगहों पे लेके जाते थे जहां पर ग्रास इजीली अवेलेबल रहता था। घास जो है इजीली जहां पर भी अवेलेबल रहता था वहां लेकर जाते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा, शेल्टर्स प्रोवाइड कर दिए। शेल्टर्स प्रोवाइड करके क्या कर रहे हैं, उन लोगों को वहीं पर जो भी जरूरियात की चीजें हैं उनको वो फॉडर के तौर पे इनको दिया जा रहा। ठीक है, कैसा दे रहे हैं इनको, फॉडर के तौर पे दे रहे। ठीक है। हम्म। और बुलक्स को कैसा इस्तेमाल करते हैं प्लफिंग में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं ना बुलक्स को, और दूसरे भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता। ठीक है। तो एनिमल्स में सब एक डिसीज रहती, उसको बोलते गाली कुंटू। क्या बोलते हैं उसको, गाली कुंटू बोलते हैं, जो फुट एंड माउथ डिसीज भी बोलते हैं उसको। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये एक डेंजरस डिसीज है जो काउज और बफलोज में देखने में मिलती। ठीक है। और शीप्स और गोट्स कौन से इन्फेक्शंस में मुब्तला होते हैं, वॉर्म के इन्फेक्शंस, नट्टला व्याधि बोलते हैं उसको। ठीक है। और कुछ पैरासाइट्स रहते हैं जो लिवर और इंटेस्टाइन जो है डैमेज कर देते हैं इनका। और कुछ वायरल बैक्टीरियल डिसीजेस भी इनको होते, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन इनका कम हो जाता। इस और कुछ कैटल्स जो है मस्कीटो बाइट्स की वजह से भी परेशान रहते, मच्छरों के काटने की वजह से भी ये लोग परेशान रहते। इस वजह से उनके लिए मस्कीटो नेट्स इस्तेमाल किए जाते ताकि ये मस्कीटो बाइट से बच सके। और इनको अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वेटेरिनरी डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करते ताकि इनका ट्रीटमेंट सही हो सके। अब मिल्क प्रोडक्शन के बारे में देखिए। मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो किसके जरिए हासिल करते हैं हम, मिल्क काउज और बफलोज के जरिए हासिल करते हैं। कुछ डोंकीज के जरिए भी, कोई कैमल और गोट शीप के जरिए भी मिल्क हासिल करते हैं, दूध हासिल करते हैं। तो काउज में कुछ ट्रेडिशनल स्पीशीज है जो 2 से 5 लीटर तक दूध देते। और इनमें मुर्रा स्पीशीज ऐसी है जो हमारे स्टेट में रहती। हमारे स्टेट में कौन सी स्पीशीज है काउस की, मुर्रा। ठीक है। ये कितने लीटर दूध देती, 8 लीटर्स पर डे देती। ठीक है। हरियाणा और जाफराबाद के और नागापुरी जो है ये तीनों भी ट्रेडिशनल वैरायटीज है काउस के। अपने कंट्री में जो ट्रेडिशनल पुराने किस्म के, हाइब्रिड नहीं होती है, ट्रेडिशनल वैरायटीज है। ठीक है। कौन कौन से, हरियाणा, जाफराबाद और नागपुरी। और जर्सी जो है ये तीन जो ट्रेडिशनल वैरायटीज है इसकी, ये बहुत ज्यादा गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क, इनके पास बहुत ज्यादा अच्छी सॉरी अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है इनके पास, इसलिए ये क्या है, ट्रेडिशनल वैरायटीज है। और जर्सी क्या है, इंग्लैंड की जर्सी और डेनमार्क की होल्स्टीन जो है फॉरेन वैरायटीज है, बाहर के कंट्रीज से लाई गई है। और ये क्या करते हैं, 25 लीटर्स ऑफ मिल्क देते। कितने लीटर्स हासिल कर सकते हैं इनसे मिल्क हम, 25 लीटर्स मिल्क हासिल कर सकते हैं। किससे, जर्सी और कौन सा, होल्स्टीन, डेनमार्क का होल्स्टीन। ठीक है। ये वैरायटी के काउ से हम 25 लीटर्स दूध हासिल करते हर रोज। और कुछ फॉरेन वैरायटीज को क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं अपने नेटिव वैरायटीज जो है ना, जैसा कि ये हरियाणा, जाफराबाद, नागपुरी है ना, ये नेटिव वैरायटीज हैं। इनके साथ फॉरेन होल्स्टीन है और जर्सी है, इनको क्रॉस ब्रीड करके हाइब्रिड वैरायटीज हासिल करते हैं जो 8 से 20 लीटर तक का दूध हर रोज देते हैं। तो ये काउस जो है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है अपनी कंट्री का, उसमें काउस एक अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है। अब देखिए अपने कंट्री में 60% जो दूध हासिल होता
उससे क्या बनाते? चीज, खोआ, घी, कर्ड, मिल्क पाउडर और दूसरे दूध के प्रोडक्ट्स बनाते। ठीक है। मिल्क को जो है हासिल करना ही बड़ा काम नहीं है, बल्कि इसको प्रिजर्व करना और करना पैकेट्स में और इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ा काम है। ठीक है। क्योंकि इसमें नुकसान होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, इसलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पैस्चराइज करते हैं मिल्क को। पैस्चराइजेशन क्या है? पैस्चराइजेशन की वजह से क्या होता, जो डिस्ट्रक्टिंग डिसीजेस रहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रक्टिंग डिसीजेस से बचा जा सकता है। उस मेथड को क्या बोलते हैं? पैस्चराइजेशन। और इसमें होता क्या, इसमें जो है सो 63 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दूध को गर्म किया जाता और इसके 30 मिनट्स तक गर्म करते, आधे आधे घंटे तक गर्म करते। इसके बाद में इमीडिएटली इसको कूल डाउन करते। इसके फौरी बाद जैसा ही 30 मिनट्स तक ये गर्म हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके फौरी बाद इसको क्या करते? ठंडा करते, इमीडिएटली ठंडा करते। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा कर देते। कहाँ पर? चिल्लिंग सेंटर्स में, मिल्क चिल्लिंग सेंटर्स जो रहते वहां पर इसको ठंडा किया जाता। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैस्चराइजेशन, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूध को खराब कर सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से मर जाते। ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है अपने इंडिया में सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिल्क प्रोडक्शन क्या है, अपनी कंट्री में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वहीं हो रहा। और कुछ महीनों में मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा रहता और बाकी के महीनों में नहीं होता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाय या भैंस अगर बर्थ दी, अगर बच्चा अगर पैदा करी, तो उसके फौरी बाद कुछ महीनों तक उसको दूध का सप्लाई ज्यादा रहता, उसके बाद उसका दूध का सप्लाई कम हो जाता। ठीक है। प्रोफेसर जे के कुरियन जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है इंडिया में। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? प्रोफेसर जे के कुरियन। इनकी वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन का जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो हुआ कंट्री में, वो मेथड्स पूरे इन्हों ही जो है बताए थे। इनकी वजह से ही वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे उनके, उसके उससे उस जरिए जो है सो ये मिल्क प्रोडक्शन का जो था ना, उसको इंक्रीज करे। और हाइब्रिड वैरायटी, काऊ के हाइब्रिड वैरायटीज और बफेलो के हाइब्रिड वैरायटीज और एन इसको भी जो है सो बताए थे। और एनिमल हेल्थ, मिल्क का कलेक्शन और प्रिजर्वेशन, इसको कैसा करना, रखना कैसा, ज्यादा दिन तक स्टोर कैसा करना, इसके बारे में जेके कुरियन ही बताए। और व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया को क्या बोलते? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता। ठीक है। क्या कहा जाता? ऑपरेशन फ्लड। डाउट्स है क्या इसमें? एक लोकल ब्रीड है जिसका नाम है कंगायम। ये गाय का बैल का एक ब्रीड है। ठीक है। ये जो है सो बहुत स्ट्रांग रहता है, इसकी हड्डियां बहुत स्ट्रांग रहते हैं और ये छोटी सी रहती है और उसके सींग भी जो है सो छोटे छोटे रहते हैं। तो ये जो कंगायम गाय है वो ड्राफ्ट एरियाज, यानी कि जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ रहता, वैसे एरियाज में ज्यादा अच्छा रहती है, मतलब सूटेबल रहती वहां वो एरियाज में। ठीक है। और ये काऊ क्या करती? एवरी मंथ 20 से 30 काउस को रिप्रोडक्शन में मदद देती। ठीक है। ये जो बुल है ना, इसकी वजह से 20 से 30 काउस एक महीने में रिप्रोड्यूस करते। ठीक है। और 80% कंसीविंग चांसेस इसके ज्यादा रहते। ये काउ से कंगायम जो बुल है, इससे क्या करते हैं, दूसरे काउस को मेट करवाते। मेट करवा के जो हासिल होता ना, जो काउस उनसे हासिल होते, वो काउस 20 लीटर मिल्क पर डे देते। ठीक है।
और ओडिशा में एक ट्रेडिशनल लाइफ स्टॉक है, इसका नाम जो है चिल्का बफेलो है। तो चिल्का बफेलोज को वहां पे ज्यादा रखते वो लोग, ज्यादा पालते, और इनका जो है सो बहुत ज्यादा केयर लेते। और ये लोग मुर्रा ब्रीड से क्रॉस ब्रीड नहीं कराते। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ओडिशा की जो चिल्का बफेलोज है उसको मुर्रा ब्रीड से क्रॉस ब्रीड नहीं कराते, ठीक है। तो ये ये जो ओडिशा का चिल्का बफेलोस है, ये रात के वक्त ब्रैकिश वाटर्स जो रहते ना, वहां पर जाके घास चरते। उसके बाद में सुबह बगैर कुछ खाए भी जो है सो ये लोग दूध देते सुबह के वक्त। तो इनका दूध जो रहता सॉल्टी रहता। क्यों? क्योंकि ब्रैकिश वाटर में जाके वो चर के आ रहे ना, घास चर रहे। तो जो है सो इस वजह से उनका दूध सॉल्टी हो जा रहा। और ये सॉल्टी जो दूध है वो 7 दिन तक बगैर रेफ्रिजरेशन के रह सकता। अब देखेंगे एनिमल्स के बोन्स कैसा इस्तेमाल करते हैं। इनको ग्राइंड करके क्या करते हैं, मैन्यूर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फार्म्स में, ठीक है। खेतों में इस्तेमाल किया जाता मैन्यूर के तौर पे। और लेदर जो हासिल होता है एनिमल्स से, उससे भी ये लोग क्या बनाते, बैग्स बनाते, बेल्ट्स बनाते, शूज बनाते, ठीक है। और एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा हासिल होता उससे क्या करते, बायोगैस बनाते, ठीक है। अब एनिमल से हासिल होने वाली दौलत में सबसे ज्यादा क्या है वो जिससे हासिल होता, वो है मीट। मीट एक ऐसी चीज है जिससे एनिमल रेयरिंग में काफी मुनाफा होता, काफी फायदा होता। अब देखेंगे एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? एपीकल्चर हनी बीज को पालना, ब्रीड करना, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये जो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है और इको फ्रेंडली रहता है, ये जो एपीकल्चर है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है और इको फ्रेंडली एक्टिविटी है ये। और इसके जरिए हनी हासिल करते, हम शहद हासिल करते। और ये जो रहते ना, ये हनी बीज जो रहते वो पॉलिनेशन में भी मदद देते। तो इनको बेस्ट पॉलिनेटर्स भी कहा जाता, जिनकी वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ये लोग पॉलिनेट करने में मदद देते, ठीक है। समझ में आ गया? और अब देखिए, 6 किस्म के हनीबीस रहते हैं जो वेल नोन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं इंडिया में वो एक्सक्यूज मी, वो 6 किस्म के हनीबीस हैं। वो है एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा और एपिस मेलिपोना, एपिस ट्रिगोना, एपिस सेराना। ये 6 किस्म के इंडियन हनीबीज है। इसके नाम याद रखिए आप लोग, टिक कर लेके, ठीक है। एपिस सेराना जो है हनी बी, ये क्या करती, 3 से 10 किलो तक हनी हर साल देती, ठीक है। और एपिस मेलिफेरा जो यूरोपियन हनी बी है, उससे 25 से 30 किलो हनी मिलता हर साल। और हनी बीस कैसे जानवर है, कैसे इंसेक्ट्स है ये? सोशल इंसेक्ट्स है। सोशल इंसेक्ट्स है, जैसा कि एंड्स है, वैसे ही ये भी क्या है, सोशल इंसेक्ट्स है। और ये लोग अकेले नहीं रह सकते, सोशल सोशल बींग्स है ये, एक कॉलोनी में रहते ये, ठीक है। तो एक हनी बी की कॉलोनी में क्या रहते, 3 टाइप के बीज रहते। एक क्वीन बी रहती और बहुत सारे वर्कर बीज रहते और कुछ ड्रोन्स भी रहते, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही क्वीन बी रहती। कितने क्वीन बीज रहते हर कॉलोनी में? एक ही क्वीन बी रहती जो अंडे देती,
ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन कितना रहता, 2 से 3 साल तक इसका लाइफ स्पैन रहता, 2 से 3 साल तक ये जीती। और एक वर्कर हनी बी कितने दिन जीता, 5 to 6 वीक्स तक ही जीते। और ड्रोन कितने दिन जीते, 57 डेज जीते, ठीक है। ये क्या रहते, ये ड्रोन स्टेराइल फीमेल्स रहते, ये जो है वर्कर्स के तौर पर काम करते हाइव्स में, ठीक है। जो बी हाइव रहता ना, इसमें वर्कर्स के तौर पर काम करते ये लोग। और इनका क्या रहता, शुरू के दिनों में जब पहले पहले फर्स्ट 3 वीक्स जब ये लोग पैदा होते, तब इनका काम क्या रहता, इंडोर ड्यूटीज रहते। इंडोर ड्यूटीज मतलब जो छत्ता रहता है शहद का, उसके अंदर ही वो लोग काम करते। क्या रहता है इनका काम, जैसे कि रॉयल जेली को सीक्रेट करना, रॉयल जेली बनाना, और ब्रीडिंग, फीडिंग ब्रूड्स को जो है सब फीड करना। ब्रूड्स मतलब छोटे छोटे जो हनी बीज रहते हैं उनको फीड करना, वो इनका काम रहता, ठीक है। इसके बाद में बाकी के 3 हफ्तों के बाद में इनकी ड्यूटी चेंज हो जाती और आउटडोर ड्यूटीज मिल जाती है इनको। आउटडोर ड्यूटी क्या है, शहद कलेक्ट करना, नेक्टार कलेक्ट करना, और पोलन और वाटर जो है सो कलेक्ट करना बाहर जाके झाड़ों से, ठीक है। और इसके बाद में देखिए ड्रोन्स क्या है, मेल्स है। ड्रोन्स क्या है, मेल्स है। कॉलोनी में मेल मेंबर्स है ये। और ये बहुत लेजी रहते, ये लोग जो है सो अपना खुद हासिल नहीं कर सकते फूड। इन लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते, वर्कर बीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते, ठीक है। और इनका सिर्फ एक ही काम रहता, मेटिंग। ये लोग मेट करते हैं और जो है सो मेटिंग में ही इनका काम है, दूसरा कोई और इनका काम नहीं है ड्रोन्स का। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। किसी को डाउट है क्या इसमें? अब देखिए सोर्सेस ऑफ नेक्टार, नेक्टार कहाँ कहाँ से हासिल होता वो देखेंगे। जो प्लांट से नेक्टर हासिल होता वो प्लांट्स को क्या बोलते हैं, बी फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा का मतलब तो मालूम हो गया ना, फ्लोरा का मतलब जिसमें पूरे प्लांट्स आ जाते हैं, जो भी हरे प्लांट्स है, ट्रीज है, हर्ब्स है, श्रब्स है, पूरे फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम्म, तो जो है ये प्लांट्स जहां से नेक्टर हासिल कर रहे हैं उसको बी फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रूट्स लाइक सिट्रस, एप्पल। सिट्रस कौन सा है, सिट्रस, सिट्रस कौन सा रहता, नींबू का रहता ना, नींबू। और नींबू जैसे ऑरेंजेस, हाँ लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी, ये सारे जो है सो लेमन सिट्रस फ्रूट्स रहते ना, वो झाड़ों से नेक्टर हासिल करते, ठीक है। और एप्पल के झाड़ों से, गुआवा के, जाम के झाड़ों से, इमली के झाड़ से जो है ये लोग नेक्टर हासिल करते। और कल्टीवेटेड फील्ड क्रॉप्स, खेती बाड़ी, ऐसे खेत जहां पर मस्टर्ड यानी कि राई, मस्टर्ड, जिंजरली, वीट, कॉटन, सनफ्लावर, वेजिटेबल प्लांट्स जैसे कि बीन्स है, लेडीज फिंगर, ब्रिंजॉल, और यहाँ से हासिल करते हैं नेक्टर, ठीक है। वैसे ही टिम्बर यील्डिंग ट्रीज किसको बोलते हैं, टिम्बर यील्डिंग, जिससे लकड़ी हासिल करते हैं। तो लकड़ी कौन कौन से प्लांट से, झाड़ों से हासिल हो रही, अकेशिया, नीम, साल, और ब्लशेस, ब्लशेस से भी जो है सो हासिल कर रहे हैं नेक्टर ये लोग। तो ये सारे जो है यहाँ पर जो लिस्ट है वो सारों से ये लोग नेक्टर हासिल करते हैं। श्रब्स है, नेचुरल और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, जितने भी फ्लावर्स रहते हैं ना, नेचुरल हो ऑर्नामेंटल, ये पूरे फ्लावर्स से भी ये लोग नेक्टर हासिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ कॉलोनी के जो बीज रहते हैं वो क्या करते हैं, दूसरी कॉलोनी के बीज, दूसरी कॉलोनी से कॉलोनीज को रॉब कर लेते हैं ड्यूरिंग ड्राफ्ट पीरियड। जब ड्राफ्ट रहता ना, सूखा पड़ा हुआ रहता, उस वक्त उन लोग क्या करते हैं, दूसरी कॉलोनी में से जो भी है वो हासिल कर लेते। शहद है तो शहद अपने गजा के तौर पे हासिल कर लेते, क्योंकि उन लोगों को ड्राफ्ट पीरियड में, सूखे की हालत में उन लोगों को कुछ भी दस्तियाब नहीं रहता ना खाने के लिए, इस वजह से ये लोग ये दूसरे कॉलोनीज को रॉब कर लेते, मतलब वहां पे डाका डाल के वहां से ले लेते हैं। और बी वैक्स जो रहता ना, वो बी वैक्स और बी वीनम भी बहुत ज्यादा
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रखता, इससे भी बहुत ज्यादा कमाई होती। ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस मतलब कमाई का जरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, बी वीनम को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, एपिस टिंचर जो रहता वो बी का जहर रहता। हनी भी जब हमको काटती उस वक्त क्या होता, स्वेलिंग हो जाती ना बहुत ज्यादा। तो वो स्वेलिंग किस वजह से होती, हनी बी के जहर से, वेनम से। ठीक है, तो वो एपिस टिंचर रहता, वो उसको क्या बोलते हैं, एपिस टिंचर बोलते हैं, और इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसको, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स में बी टिंचर को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बी टिंचर है क्या, बीस का वेनम है, जहर है बीस का। ठीक है, और इसी तरीके से बी वैक्स जो रहता ना, बाकी का जो छत्ता रहता, छत्ते के अंदर जो वैक्स जमा हो जाता, वो वैक्स कैसा इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश बनाने में, क्रीम्स बनाने में और नेल पॉलिश बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ हनी बी जो है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है अपने इंडिया में। ठीक है, और इसके जरिए क्या है, आर्टिफिशियल भी बना रहे आजकल। हाइव्स जो है ना, छत्ते जो है आजकल आर्टिफिशियल भी बना रहे। कुछ छत्ते ऐसे रहते हैं जो नेचुरल रहते, जो हनी बीज नेचुरली बनाते अपनी खुद ही से, और कुछ छत्ते जो है सो आर्टिफिशियली भी बन रहे। आर्टिफिशियल छत्ते कौन कौन में क्या क्या इस्तेमाल होता, एक फ्लोर बोर्ड रहता है छोटा सा, और यहाँ पे पिक्चर में बताया जा रहा, देखिए फ्लोर बोर्ड है ना, वो फ्लोर बोर्ड रहता, और ब्रूड चेम्बर्स रहते इसमें, और सुपर चेम्बर रहता, और टॉप कवर रहता इसके अंदर ताकि वो कवर हो जाए, और इनर कवर रहता, फ्रेम्स रहते इसके अंदर। हम्म, और एक एंट्रेंस रॉड भी रहता। ठीक है, ये सारे पार्ट्स मिलके एक आर्टिफिशियल बी हाइव बनाते। ठीक है, अब हनी बी से ज्यादा हनी हासिल करने के लिए क्या करते, वेरियस जो पेस्ट रहते ना, पेस्ट मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो नुकसान पहुंचाते हैं हनी बीज को, और प्रीडेटर्स यानी कि प्रीडेटर्स किसको बोलते हैं, शिकारी जानवर जो रहते हैं वो प्रीडेटर्स रहते हैं। तो हनी बीज को खाने वाले शिकारी जानवर जो रहते हैं उनसे भी अम, बचाने के लिए क्या करते हैं, बचाने के टेक्निक्स मालूम रहना जरूरी रहता। जो हनी बी कीपर रहते हैं ना, बी कीपर्स जो रहते हैं, उनको ये सारे टेक्निक्स आना जरूरी रहता। ठीक है, वैक्स, अब देखेंगे कौन कौन से है प्रेडेटर्स। वैक्स मॉथ है, वैस्प है, रॉबर फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज है, ये सारे क्या करते हैं, हनी बी कॉलोनीज के ऊपर अटैक करते हैं। और कौवा, बी ईटर, बी ईटर मतलब जो बीज को खाता वो, और ये सब जो है सो हनी बीज को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट फिशरीज के बारे में, ये भी सिलेबस में गिवन है। फिश, फिशरीज जो है, फिश कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट एंड रिच सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन। फिश से हमको क्या मिल रहा, हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन मिल रहा। फिशेस से क्या मिल रहा, हाई क्वालिटी का एनिमल प्रोटीन मिल रहा। ठीक है, और इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, 7,500 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है, जहां पे 0.48 मिलियन स्क्वायर मीटर्स एरिया पे ऑफशोर या इनशोर जाके फिशेस को मछलियां पकड़ते। ठीक है, तो और भी जगहें हैं, ये कोस्टल एरियाज के अलावा भी जो है रिवर्स है, नदियां, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर लेक्स, रिजर्वायर्स, टैंक्स, पॉन्ड, स्वैम्स, ये पूरे जगहों पे जो है फिश कल्चर सूटेबल रहता। यानी कि ये पूरे जगहों पे फिश कल्चर कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉन्ड्स में क्या करते हैं, फिश और प्रॉन कल्चर करते हैं पॉन्ड्स में। और भी सी फूड कौन कौन सा हासिल कर सकते हैं, जैसे कि सार्डाइन्स है, मैकेरल है, क्रस्टेशियंस है, टूनास है, मोलस्क है, कैटफिश है। ठीक है, रिबन फिशेस, ये सारे जो है मराइन वेराइटीज है। ठीक है, खारे पानी में मिलते हैं ये सारे। और सीवीड्स इसके अलावा जो है सीवीड्स भी हासिल करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, सीवीड्स भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। और क्या हासिल कर रहे हैं पानी से,
प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, क्रस्टेशियंस, मोरेल, कटला, बच्चलू, रोहू, सीर, ये सारे जो है फ्रेश वाटर वेराइटीज है। ठीक है। तो अपने स्टेट में, तेलंगाना में फिश और प्रॉन्स जो है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाते। एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है हम अपने पास, किसकी? फिश और प्रॉन्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स में इनको प्रोड्यूस किया जाता। ये जगहें कैसे रहती? सूटेबल रहती इनके लिए। ये प्रॉन्स और फिश को प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल जगहें हैं। फिश के लार्वे या फिश के एग्स को क्या बोलते हैं? फिश सीड्स बोलते हैं। फिश लार्वा को क्या बोलते हैं? फिश के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो लार्वा है। ठीक है। तो लार्वा और फिश के जो अंडे रहते हैं वो फिश सीड्स बोलते हैं उसको। ठीक है। अब देखेंगे मराइन फिशरीज में, मराइन मतलब खारा पानी। तो इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है? 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है ना। तो यहाँ पर भी जो है कैसा हासिल करते हैं फिशर्स को फिशरमैन? मछुआरे क्या करते हैं? मैकेनाइज्ड फिशिंग के जरिए नेट्स डाल के हासिल करते हैं, या नहीं तो जो है मशीन्स के जरिए, मैकेनाइज्ड फिशिंग के जरिए हर रोज टन्स ऑफ फिशेस निकालते हैं समंदर से। ठीक है। और कुछ मराइन फिशेस जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली भी रहते हैं, हाई इकोनॉमिकल वैल्यू रहता है इनका, जो सिर्फ सी में पाए जाते हैं, जो सिर्फ खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। और इनमें कौन से रहते हैं? फिन्ड फिशेस, जिसके फिन्स रहते हैं ना, जैसे कि मुलेट्स है, भेटकी है, पेरल स्पॉट्स है, क्रैब्स, प्रॉन्स, मसल्स और ऑयस्टर्स, ये सारे जो है सी से हासिल करते हैं। ऑयस्टर्स और सीवीड्स भी जो है सी से हासिल करते हैं। ठीक है। ऑयस्टर्स यानी क्या? जिससे मोती निकालते देखिए, उसको ऑयस्टर बोलते हैं। और सीवीड क्या है? सी के अंदर पैदा होने वाले झाड़ा, घास के जैसे रहते वो। ठीक है। हम्म। और टूना देखिए, टूना फिश जो है ना हमारे स्टेट का सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टूना फिश प्रोड्यूस की जाती। इनलैंड फिशरीज देखिए, इनलैंड फिशरीज मतलब जो छोटे छोटे कैनाल्स रहते हैं अंदर कोस्ट लाइन के अंदर, जमीन के पास, जमीन पे जो रहते हैं ना, रिवर बॉडीज, वाटर बॉडीज जो रहते हैं वो इनलैंड फिशरीज में आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कैनाल्स है, पॉन्ड्स है, रिजर्वायर्स है, रिवर्स है। ठीक है। और ब्रैकिश वाटर क्या रहता? सी वाटर रहता, खारा पानी रहता। फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर जब मिल जाते, एस्टोरीज और लगून्स बनते। ठीक है। कटलास क्या है? कटलास, कटलास जो है सरफेस फीडर्स है। सरफेस फीडर्स मतलब सरफेस पे जो रहता वो खाते ये लोग। रोज क्या करते हैं? मिडिल जोन, पॉन्ड का जो मिडिल जोन है, बीच का एरिया है, वहां से अपनी गिजा हासिल करते हैं। वैसे मृगाल्स क्या करते हैं? ये बॉटम फीडर्स है। नीचे जाके पॉन्ड के नीचे जो भी अवेलेबल रहता गिजा इनके लिए वो खाते हैं। उसी तरीके से ग्रास कार्प्स क्या करते हैं? वीड्स खाते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? हम्म। नेक्स्ट देखिए, सुंदरबन के जो जंगलात है ना, वहां पर चिल्का लेक है। The Sundarbans, the Chilka Lake, the deltas of Godavari and Krishna, Gulf of Mannar, Palk Bay, Gujarat coastline, coast and around Lakshadweep, Andaman Nicobar Islands are the rich areas in seaweeds। तो ये सारे जो नदियां हैं, इन नदियां, ये नदियां सीवीड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं ये नदियों के अंदर। ठीक है। ये नदियों के अंदर क्या मिल रहा? सीवीड्स मिल रहे। और सीवीड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल होता, इंसान भी सीवीड्स को खाते।
ठीक है। और कैटल भी इसको इस्तेमाल करते हैं, पोल्ट्री फीड के जैसा भी इसको इस्तेमाल किया जाता, मैन्योर के जैसा इस्तेमाल किया जाता, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता। और ये जो है ना सीवीड्स, जैसा कि अगर अगर है, ये भी एक सीवीड है, इसको फाइकोकोलॉइड्स के जैसा इस्तेमाल करते। अगर अगर के बारे में तो सुने होंगे ना, algae है वो एक, वो एल्गो को कैसा इस्तेमाल करते, जेलीज, जेलीज जो रहते खाने के जेलीज, उसमें अगर अगर को इस्तेमाल करते। ठीक है। अब फिशेस को कैसा स्टोर करते, उसके बारे में देखिए। फिशेस को सन ड्राइंग के जरिए, सेमी ड्राइंग, सन ड्राइंग मतलब कंप्लीटली ड्राई कर देते, जैसे बम्बल मच्छी देखे होंगे ना, वो कंप्लीटली ड्राई हो जाती, तो वैसा इसको प्रिजर्व करते। आप लोगों को आवाज आ रही, आवाज आ रही क्या? जी, ठीक है। तो सन ड्राइंग के जरिए या सेमी ड्राइंग मतलब थोड़ा सा ड्राई करते, ज्यादा कंप्लीटली ड्राई नहीं करते। और सॉल्टिंग यानी कि नमक लगा के भी उसको प्रिजर्व किया जाता। ठीक है। पिकलिंग मतलब अचार बना के इसको इस्तेमाल करते। ये सारे तरीके जो है हमारे स्टेट में इस्तेमाल होते, जिसकी वजह से, जिसके जरिए क्या करते, फिशेस को ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते। ये था एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते बफलोज और काउस। ठीक है। ये लेसन में कुछ डाउट है क्या एनिमल हस्बेंड्री में? अब आप लोग बुक निकाल के इसको एक बार देख लेना, ये दो यूनिट्स जो हम पढ़े ना, वो दो यूनिट्स को भी एक बार देख लिए तो आप लोगों का रिवीजन हो जाता। ठीक है। टाइम कम है, इस वजह से मैं आज दो यूनिट्स ले ली। आप लोग अगर सुनना चाह रहे तो और एक यूनिट भी रेडी है मेरे पास। नहीं बेजार हो रहे तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हम्म। अब ये लेसन में जो है पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है। सबसे पहले देखिए एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रोड्यूस होता। पोल्यूशन क्या है? जमीन पे, एयर में, हवा में और पानी में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते, ज्यादा क्वांटिटीज में, जितनी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड नहीं है और जो क्वांटिटीज रहने से हार्मफुल रहता, तो इस उस चीज को क्या बोलते हैं, वो कंडीशन को पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। एडिशन टू द एनवायरमेंट, एयर, वाटर, लैंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी इन क्वांटिटीज दैट आर हार्मफुल टू लाइफ। ठीक है। इसकी वजह से लाइफ को हार्म रहता, यानी कि नुकसानदार रहते, ये क्वांटिटीज जितने भी रहते ना, वो नुकसानदार रहते, इस वजह से इसको बोलते हैं पोल्यूशन। ठीक है। अब पोल्यूशन एयर में क्या है, सबसे मेजर कॉम्पोजिशन एयर का क्या है? इसमें चार मेजर गैसेस रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, बेसिक एलिमेंट्स है। क्या है? बेसिक एलिमेंट्स है, एयर के बेसिक एलिमेंट्स है।
तो एमिशन ऑफ स्मोक जहाँ गाड़ियों के जरिए, ऑटोमोबाइल्स के जरिए जो स्मोक निकल रहा, उसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जा रहा। और तो क्या करे गवर्नमेंट, क्या करी, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 बोल के एक मोटर व्हीकल एक्ट निकाली, जिसमें क्या होता, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रहता, इतना लिमिट जो है परमिसिबल है, इतना एमिशन होना गाड़ी से, इससे ज्यादा एमिशन नहीं होना स्मोक का बोल के एक एक्ट निकाली। उसको क्या बोलते, वो एक्ट का नाम क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, ईयर कौन सा है, 1988। ये कौन सा एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, और सेंटर में भी ये एक्ट कैसा, ये एक्ट का नाम क्या है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा, हर व्हीकल को जो है एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीनों में एमिशन टेस्ट कराना रहता, ताकि उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा सके, पोल्यूशन कंट्रोल है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है बोल के एक सर्टिफिकेट दिया जा सके। ठीक है, अब ये वर्ड पोल्यूशन तो कुछ नया नहीं है, हम तो बहुत सुने इसके बारे में। पहले के लोग क्या बोलते थे, ब्लू स्काई की बात करते थे, क्लीन वाटर की बात करते थे, फ्रेश एयर की बात करते थे, लेकिन आजकल है क्या ये सब चीजें, ब्लू स्काई देखने में मिल रहा, जहां देखो धुआं है, क्लीन वाटर भी देखने में नहीं मिल रहा, और फ्रेश एयर तो है ही नहीं, जहां देखो वहां पे पोल्यूशन है ना। तो इसकी वजह से, ये पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा, नंबर ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस, बहुत सारे लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीजेस से सफर कर रहे हैं, उनको बीमारियां हो जा रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसा कि लंग कैंसर है, अस्थमा है, ये चीजें जो है, ये चीजों से सफर कर रहे हैं इंसान। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, चेन ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दूसरे रिसोर्सेज भी जैसा कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स की लाइफ को भी खतरा रहता है इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन क्या है, एक डिस्टरबेंस है, एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस है, जो ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज के जरिए बनाया गया, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक डिस्टरबेंस जो क्रिएट किया गया एनवायरमेंटल बैलेंस के अंदर, वो है पोल्यूशन। और कुछ जो है केमिकल सब्सटेंसेस और बायोलॉजिकल स्पीशीज की वजह से भी जो है पोल्यूशन होता। अब केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में तो मालूम है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो कैसा पानी में रिलीज कर देते, जिसकी वजह से क्या है, केमिकल पोल्यूशन हो रहा, केमिकल सब्सटेंसेस का पोल्यूशन हो रहा। उसी वजह से उसी तरीके से बायोलॉजिकल स्पीशीज से कौन सा पोल्यूशन हो रहा, बताइए, बोलिए। आइकॉर्निया के बारे में सुने होंगे आप लोग, आइकॉर्निया स्पीशीज, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है ना आप लोग, आइकॉर्निया के बारे में सुने होंगे ना। हम्म, हाँ, स्क्रीन पे नहीं है, ये पेज नहीं, गलती से नहीं आया, चलिए। आइकॉर्निया के बारे में मालूम है ना आप लोगों को, ये एक पानी की स्पीशीज है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते, ठीक है। तो ये टेरर ऑफ बंगाल किस लिए बोला जा रहा, क्योंकि वो आइकॉर्निया स्पीशीज जो रहती, वो पानी के ऊपर ऐसा जल्दी जल्दी डेवलप होती कि पूरा पानी के ऊपर का जो सरफेस रहता वो पूरा कवर कर लेती, और जिसकी वजह से सनलाइट पानी के अंदर नहीं जा सकती, और नहीं जाने की वजह से अंदर जो सी के अंदर जो रहते ना ऑर्गेनिजम्स, वो मर जाते। इस वजह से बंगाल में जो है बहुत सारे सी के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए, इस वजह से इस स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये है बायोलॉजिकल स्पीशीज जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही, समझ में आया आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया बुक में, लेकिन मैं, मेरे को याद है तो बता दी मैं। और क्या है पोल्यूशन का, और एक वजह क्या है, डेंजरस रेडिएशंस, जैसे कि साउंड रेडिएशन और हीट रेडिएशन। अच्छा। हम्म, तो ये सारे जो है क्या है, एनवायरमेंटल बैलेंस जो है डिस्टर्ब कर देते, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन हो जा रहा। ठीक है, अब देखेंगे एयर पोल्यूशन कैसा हो रहा, एयर पोल्यूशन कब हो रहा, बोलिए, एयर पोल्यूशन कब होता, जब
एयर में क्या शामिल हो जाते, ऐसे एलिमेंट्स जो एयर में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं है बल्कि ज्यादा अमाउंट में आ जा रहे, तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 21% जो है ऑक्सीजन रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। कितने परसेंट रहता ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में? 21% रहता, जो एक एसेंशियल एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है। 21% ऑफ ऑक्सीजन जो है ना एटमॉस्फेयर का, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्या करते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं प्लांट्स? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते प्लांट्स। ठीक है, तो जब ये कंपोजिशन जो है ना 21%, अब यहाँ पे कितने की कंपोजिशन है गैसेस के देखिए, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन है 1%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स जो है 0.1% है, वाटर वेपर है 1%। ठीक है, ये जो है एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जितना एटमॉस्फेयर में होना चाहिए वो उतनी क्वांटिटी है ये। इससे ज्यादा अगर क्वांटिटी में हो गया तो वो कैसा हो रहा, कैसा होता? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता, या ना तो नेचुरल फेनोमिनन्स की वजह से होता। तो इन दोनों वजह से जो बैलेंस जो है बिगड़ रहा ना कॉम्पोजिशन में, वो एयर पोल्यूशन कहला रहा। ठीक है, और जो सब्सटेंसेस रेस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन करने में उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इनको एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता। ठीक है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस है, वॉल्केनो का फट जाना, और फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात जो जल जाते हैं ना, जंगलात की आग, जंगल की आग, ठीक है, और डस्ट, और सैंडस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म मतलब तूफान रहते ना, रेतीले तूफान, उसकी वजह से, और सुनामीज की वजह से जो है नेचुरल फिनोमेना है ये, नेचुरल डिजास्टर्स है ये, इनकी वजह से भी जो है एटमॉस्फेयर में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है मेजर है पोल्यूटेंट। ह्यूमन बींग क्या करते हैं? उनकी एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, जबकि ये नेचुरल एलिमेंट से कम ही होता एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। अब देखिए एयरबॉर्न पोल्यूटेंट क्या है। एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या हो रहा? डिसीजेस कौन से हो रहे? ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो रहे, कैंसर हो जा रहा। ठीक है, और विंड्स क्या करते? पूरे जो वर्ल्ड में विंड्स रहते ना, ये वर्ल्ड के विंड्स क्या करते, पूरे ग्लोब के अतराफ क्रिस क्रॉस होके घूमते रहते हैं, और ये लोग क्या करते, पोल्यूटेंट्स को पिक करके दूसरी जगहों तक लेके जाते, दुनिया के कोने कोने तक पोल्यूटेंट्स को लेके जाते। इस वजह से एक एरिया जो बहुत ज्यादा दूर है वहां पे एक्चुअल पोल्यूशन है समझिए, लेकिन वहां का पोल्यूशन जो है दूसरे एरियाज में भी दूसरे एरियाज में भी अफेक्ट करते। तो ये क्या है, एक मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए एयर पोल्यूशन क्या है। दो टाइप्स के एयर पोल्यूशंस रहते हैं, एक तो प्राइमरी एयर पोल्यूशन और एक सेकेंडरी एयर पोल्यूशन। ठीक है, प्राइमरी सॉरी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रहते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल जब जल रहा, पेट्रोल डीजल जब जल रहा, यानी तो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस अगर कुछ हो रहे हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन निकल रहा, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा। ठीक है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट सॉरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या हो रहा? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन, जो एटमॉस्फेयर में इनका रिएक्शन हो रहा ना, इस वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन रहे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज किसको बोलते हैं?
जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर्स, इनकी वजह से क्या होता, ऐश जो है एयर के अंदर शामिल हो जाता, हवा के अंदर ऐश शामिल हो जाता। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से गैसेस और ऐश जो है एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाता। इसी तरीके से डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जिंदा चीजें, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। ये जब सड़ जाते, उस वक्त क्या होता है, ये लोग अमोनिया गैस को रिलीज करते एयर के अंदर, ठीक है। इस वजह से एयर पोल्यूटेड हो जाती, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर जो जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, वो क्या करते हैं, पानी भी छोड़ते ना थोड़ा सा। पानी के अंदर जो रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ गए, वो क्या करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, एयर के अंदर छोड़ देते हैं। जमीन पे जो है वो लोग अमोनिया गैस छोड़ रहे, रिलीज कर रहे। इसी तरीके से पानी में जो डीके ऑर्गेनिक मैटर है, वो मीथेन गैस छोड़ रहा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा, एयर पोल्यूशन हो जा रहा। और कुछ पोलन पोलन ग्रेन्स की वजह से भी जो है सो एयर पोल्यूशन हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान के कौन से एक्टिविटीज की वजह से एयर पोल्यूशन होता। बर्निंग फ्यूल्स, बर्निंग फ्यूल्स तो रोज का है, रोज का प्रॉब्लम है, रोज का इश्यू है। बगैर आए गए कहीं पे भी काम चल नहीं सकता, है ना। तो झाड़ों की गाड़ियों की वजह से क्या हो रहा, फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से एयर में पोल्यूटेंट्स शामिल हो जा रहे हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, स्मोक है, सूट है, ऐश है, ये सारे जो है सो इसमें शामिल हो जा रहे हैं। इसी तरीके से व्हीकल्स के जरिए क्या निकल रहा, व्हीकल्स के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जा रहा एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ हाइड्रोकार्बन्स और लेड कंपाउंड्स और सूट, ये सारे चीजें जो है सो व्हीकल से निकल रहे। इसी तरीके से इंडस्ट्री से क्या क्या आ रहा, इंडस्ट्री जैसे कि ग्रेनाइट की इंडस्ट्री है, लाइम सीमेंट की इंडस्ट्री है, इसके जरिए क्या हो रहा, एयर पोल्यूशन में क्या क्या शामिल हो जा रहा, पोल्यूटेंट्स कौन से शामिल हो रहे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लाई ऐश, एस्बेस्टॉस, डस्ट, ये सारे शामिल हो जा रहे, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या है वो, एक तो रेडियो एक्टिव वेस्ट, और एक जो है सो चर्बोनाइल, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वजह से, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से हो रहे, ठीक है। अब देखिए सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है ना, मल्ला चेरुवु और मिटमपल्ली, नलगोंडा के मिटमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में और तांडूर के करणकोट विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, ग्रेनाइट पाउडर रिलीज करते हैं, सीमेंट डस्ट रिलीज करते हैं, और लाइमस्टोन डस्ट जो है एयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है, ये सारे होते हैं। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट जो रामागुंडम में है, पालवंचा के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में भी है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। तो ये क्या करते हैं, फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है रिलीज करते हैं। और ये कहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर और लैंड दोनों जगहों पर पोल्यूशन, दोनों जगहों को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग लंग कैंसर से वो हो जा रहे, सफर कर रहे, ठीक है, और इनको स्किन एलर्जीज भी हो जा रहे, ठीक है। किस वजह से, पोल्यूशन की वजह से। और जो लोग ग्रेनाइट फैक्ट्रीज के आसपास रहते हैं, उनको भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस हो जाता, अस्थमा हो जाता, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और फ्लाई ऐश, ये सारी चीजें जो है, ये सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं एयर के अंदर, ठीक है। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, झाड़ों को काट देना, काट के वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना देना, बिल्डिंग्स बना देना, ठीक है, इंडस्ट्रीज बना देना। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है। और डिफॉरेस्टेशन
की वजह से क्या क्या होता, सॉइल इरोजन होता। सॉइल जो फर्टाइल सॉइल रहती वो पानी बारिश जब होती तब वो बह के सॉइल इरोजन हो जाता, ठीक है। तो दुनिया का 19% एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते ना फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार ये प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड होना रहता, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए मिलते हैं प्लांट्स को। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कैसा होता, कम कैसा होता, मुश्किल होती, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट कम होने की वजह से क्या हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रोज रोज बढ़ते जा रहा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक बहुत सबसे वर्स्ट सिचुएशन है दुनिया का। अब देखिए सीएफसीस का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किससे रिलीज होते, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होते, एयर कंडीशनर से, एरोजोल स्प्रे से, ठीक है। सीएफसीस रिलीज होते, ठीक है। इसका जो यूज है इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जा रहा और ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जा रहा, यानी कि ओजोन लेयर घटते जा रहा, जिसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो रहते ना वो अर्थ तक पहुंच जा रहे। अर्थ तक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज पहुंचने की वजह से क्या हो रहा, इंसान और दूसरे लिविंग बींग्स जो है बीमारियों का शिकार हो रहे, ठीक है। यूवी रेडिएशन की बीमारियां जो रहते हैं उसका शिकार हो रहे। ये टेबल आप लोग ये टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये किस में से निकल रहा, ऑटोमोबाइल्स में से निकल रहा, पावर प्लांट्स में से निकल रहा, बॉयलर इंडस्ट्रीज में से निकल रहा, ठीक है। ग्राइंडिंग सच एज क्वारी सीमेंट, ये इन सब से जो है एसपीएम निकल रहा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि छोटी सी बारीक धूल को बोलते हैं एसपीएम, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, सी सॉल्ट प्रोडक्शन, डिक्लोरिनेशन, बायोमास बर्निंग, पल्प एंड पेपर मिल्स, इन सब से इन सब का जो है इन कौन पोल्यूट कर रहे हैं, क्लोरीन पोल्यूट कर रहा। इसी तरीके से फ्लोराइड जो है फर्टिलाइजर्स के जरिए से निकल रहे हैं और एल्यूमिनियम रिफाइनिंग की वजह से पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता, पावर प्लांट्स, बॉयलर्स, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर और रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता, ठीक है। लेड किसमें से निकल रहा, और रिफाइनिंग में से, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से और ऑटोमोबाइल्स में से, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां, ठीक है। इन सब में से लेड निकल रहा, ठीक है, ये भी एक पोल्यूटेंट है। इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी जो है पोल्यूटेंट्स है। ये कहाँ से निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल से, पावर प्लांट्स, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर, जब नाइट्रिक एसिड बनाते हैं उस वक्त भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। इसी तरह से पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको पैन बोलते हैं, और फॉर्माल्डिहाइड, ओजोन, ये तीनों भी जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से निकलता, ऑटोमोबाइल से निकलता, और इनकम्प्लीट कंबशन मतलब फ्यूल का जो फ्यूल इनकम्प्लीटली जब बर्न होता उस वक्त इनकम्प्लीट कंबशन होता, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पल्प, पेपर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग से निकलता। और हाइड्रोकार्बन्स ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोलियम रिफाइनिंग से निकल रहे। अमोनिया फर्टिलाइजर्स से, प्लांट फर्टिलाइजर्स से अमोनिया निकल रहा, उसी तरीके से डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी अमोनिया निकल रहा, ठीक है। ये सारे क्या है, पोल्यूटेंट्स है। ये टेबल को याद करिए आप लोग। अब देखिए ताजमहल एक क्या है, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द सेवन वंडर्स है, ठीक है। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये। और ये किससे बनाया गया, व्हाइट मार्बल से बनाया गया। और इसके ऊपर पोल्यूशन के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसा कि
इसकी वजह से क्या हो रहा, आर्कियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, क्योंकि ये सेवेंथ वंडर है और ये खराब हो रहा। इसके ऊपर जो है धूल जमा हो रही, जिसकी वजह से धूल, ऑयल का जो ऑयल इंडस्ट्री से जो निकल रहा, ऑयल रिफाइनरीज से जो निकल रहा पोल्यूशन, उसकी वजह से वो येलोइश हो जा रहा, मार्बल वाइट जाके येलोइश हो जा रहा। तो इस वजह से आगरा के अतराफ क्या करें, मोटर व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज जो लोकेटेड है आगरा में, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग, केमिकल, आयरन फाउंड्रीज, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सब जो है इसके रेस्पॉन्सिबल है। जो येलोइश नेचर हो जा रहा ना, येलोइश कलर हो जा रहा ताजमहल का, इसके रेस्पॉन्सिबल ये सारे इंडस्ट्रीज है। और ये सारे इंडस्ट्रीज से कौन से पोल्यूटेंट्स निकल रहे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट और सूट निकल रहा, ठीक है। और ये गैसेस जो है रेन के साथ, बारिश के साथ मिलके एसिड रेन कर रहे, और एसिड रेन की वजह से वो जो मार्बल है कोरोड हो जा रहा, कोरोड हो जा रहा मतलब या व्हाइट कलर जाके येलो हो जा रहा, ठीक है। और एसपीएम, एसपीएम के बारे में अभी पढ़ेगा। एसपीएम क्या है, बारीक बारीक जो जर्रात रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, उसको बोलते हैं एसपीएम। तो जैसे कि सूट पार्टिकल्स है, सूट पार्टिकल्स ये सारे जो है मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकल रहे, जिसकी वजह से व्हाइट कलर जाके येलो हो जा रहा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करे, एक कुछ मेथड्स, कुछ स्टेप्स लिए ताकि ताजमहल को इन सब चीजों से बचाया जा सके। तो वो मेथड्स क्या है, क्लीन फ्यूल्स इस्तेमाल करना, जैसे कि सीएनजी है, एलपीजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये इनका इस्तेमाल करना। और इसी तरीके से लेड जैसे निकल रहा वैसा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना। ताजमहल जहाँ पे है वो अतराफ के एरियाज में अनलीडेड पेट्रोल इस्तेमाल करना, ठीक है। इसी तरीके से पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो है, जैसा कि ये मथुरा रिफाइनरी है, बाकी की जो इंडस्ट्रीज है ना, इनको आगरा सिटी के आउटसाइड जो है शिफ्ट कर देना, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है? ठीक है, बाकी का जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और मटेरियल तो इसमें है, देखिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे भी ये कुछ खास मटेरियल नहीं है, ये तो टेक्स्ट बुक के ही टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया। 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, पार्ट 2, उसमें से ले सकते हैं आप लोग, ये उसमें से देख लीजिए, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं। भैया को